मैमरी ग्लैंड्स बेसिकली हम ह्यूमन फीमेल में पढ़ने वाले हैं आज। मेल और फीमेल दोनों में पाए जाएंगे, लेकिन फीमेल के अंदर ये ज्यादा डिफरेंशिएट कर जाते हैं क्योंकि फीमेल्स को अपने बच्चे को डिलीवर करना है, उसकी नरिशमेंट करनी है। तो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में ही मैमरी ग्लैंड्स डिफरेंशिएट कर जाते हैं। मिल्क प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इजेक्ट नहीं होता। मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मिल्क इजेक्ट नहीं होगा निप्पल से। वो कब होगा? ऑक्सीटॉक्सिन के बाद, जब बॉडी में ऑक्सीटॉक्सिन होगा। और ऑक्सीटॉक्सिन कब होता है? जब एक मदर अपने चाइल्ड को बर्थ देती है। ध्यान से समझो, प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन बनना शुरू हो जाता है, हार्मोन है वो। प्रोलैक्टिन मेमरी ग्लैंड्स को डिफरेंशिएट करेगा, उसके अंदर मिल्क सिक्रेट करेगा। एल्वियोलाई प्रेजेंट है यहाँ पे, अभी बताऊंगी किस तरह से वो मिल्क सिक्रेट कर देंगे। लेकिन 9 मंथ के दौरान मिल्क बाहर नहीं आया है, इजेक्ट नहीं हुआ है। मिल्क इजेक्शन कौन कराएगा? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन पूरे प्रेगनेंसी टाइम में या हमारी बॉडी के अंदर तभी आता है जब बच्चे को डिलीवर होना होता है, ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। वो पढ़ेंगे हम, क्लियर? तो स्ट्रक्चर हम देखें, मैमरी ग्लैंड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, सबसे पहली बात, ठीक है? पेयर में प्रेजेंट है। एडोलेसेंस के बाद ये डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मिल्क इजेक्शन सिक्रीशन ये प्रेगनेंसी के दौरान ही होगा, ये बहुत क्लियर है। या फिर हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से भी हो सकता है, या फिर ब्रेस्ट कैंसर की वजह से भी हो सकता है। ये कुछ रीजंस हैं अदर देन प्रेगनेंसी, यदि मिल्क इजेक्ट हो रहा हो तो वहां से, क्लियर? चलिए अब स्ट्रक्चर की बात करें। देखो सबसे पीछे जो लेयर है, इस तरह से रिब्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं आपकी। यहां पे आपको एलेरॉन लेयर मिल जाएगी, क्लियर? वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी, क्लियर? साइज जो है इसलिए ब्रेस्ट का अलग अलग होता है सबके अंदर। उसके बाद यहां पे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कंपार्टमेंट्स, मेमोरी लोब्स या मेमोरी लोब्यूल्स। मेमोरी वर्ड हम मेमोरी ग्लैंड के लिए यूज कर रहे हैं बार बार। इनके अंदर मेमोरी एल्वियोलाई, छोटी छोटी थैलियां प्रेजेंट होगी, जिसमें एक्चुअली ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट है जो सिक्रीट करेंगे मिल्क को। ग्लैंड सेल्स ही सिक्रीशन करते हैं, ठीक है? ये लेकिन ये ग्लैंड्स कैसे होंगे? एक्सोक्राइन ट्यूब्स लेके जाएंगी मिल्क को, क्लियर? इनके अंदर मिल्क सिक्रीट होगा। हर एक एल्वियोलाई से एक छोटी ट्यूब निकलती हुई नजर आएगी, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर रखा है, लेकिन थ्योरी पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, ठीक है? मेमोरी ट्यूब्यूल। बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल मिलके इस तरह से एक ट्यूब में जुड़ जाएगी। मान लो यहां से एक ट्यूब आ रही है, यहां से एक ट्यूब आ रही है, ये फिर खुद जुड़ जाएंगी और एक वाइड पोर्शन बन जाएगा यहां पे। इसको बोलेंगे एम्प्यूला। एम्प्यूला वाइडर पोर्शन के लिए यूज करते हैं। फलोपियन ट्यूब में भी था एम्प्यूला, जो वाइड पोर्शन है। एम्प्यूला इज फॉर वाइडर पोर्शन, ठीक है? कुछ चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं होती, एक बार समझने की जरूरत होती है बस, ठीक है? उसके बाद यहां से ऐसे ट्यूब्स निकलेंगे, लेक्टिफरस डक्ट्स, जो मिल्क लेके आ रही है, ठीक है? और एक निप्पल से चाइल्ड जो है वो मिल्क सक कर सकता है। तो ये स्ट्रक्चर है। इसको एनसीईआरटी से देखना चाहो यहां देख सकते हो। देखो रिब्स प्रेजेंट है पीछे की साइड, ये रिब्स है, ठीक है? ये मेजर मसल्स हैं, मेजर मसल प्रेजेंट है, मेजर मसल। रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट है, मसल्स बिटवीन रिब्स। यहां से स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना। उसके बाद देखो फैट है, दैट विल बी ऑफ वेरिएबल अमाउंट। किसी में कितना होगा, किसी में कितना होगा। वेरिएबल मतलब अलग अलग तरह का होगा। उसके बाद ये कंपार्टमेंट बने हुए हैं, मेमोरी लॉब्स, 15 से 20 होते हैं। ये कितने होते हैं? 15 से 20। उसके बाद उसके अंदर है एल्वियोलाई, एल्वियोलस बोल दिया, मेमोरी एल्वियोलस, सिंगुलर प्लूरल वाली बात है इसमें भी। उसके बाद ये दिख रही है ना तुम्हें, ये ट्यूब, ये टिब्यूल्स है। क्या है ये? टिब्यूल्स। टिब्यूल्स मिलके क्या बना रही है? डक्ट बना रही है, देख भी लो, मेमोरी डक्ट। डक्ट जो है किसमें? एक वाइड पोर्शन में ओपन हो रही है। क्या बोल दिया? एम्प्यूला। क्या बोल दिया? एम्प्यूला। एम्प्यूला से निकल रही है छोटी फाइन डक्ट्स, लेक्टिफेरस डक्ट्स, ठीक है? इस मेम्ब्रेन को क्या बोला? एरियोला। क्या बोला? एरियोला। एंड दैट इज निप्पल। कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी। चलो एक बात जो मैं तुम्हें बताना भूल गई हूं, इसके ऊपर ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट है कि क्या हाइमन होना रिलायबल इंडिकेटर है वर्जिनिटी का। वर्जिनिटी समझते हो? जिसने अभी तक सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं की है, क्लियर, इंटरकोर्स नहीं किया है, दैट पर्सन इज वर्जिन।
चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन फीमेल्स के अंदर बोला जाता है कि हाइमन, अब ये हाइमन है क्या, इसको समझो। जो मैंने तुम्हें वेजाइनल ओपनिंग बताई थी ना, यूरेथ्रल ओपनिंग से नीचे, है ना, वो हाफ कवर होती है बहुत थिन मेम्ब्रेन से, हाफ कवर होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, जो कि क्योंकि पीनस इसके अंदर जाएगा तो ये टोर्न आउट हो जाती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। और फिर फर्स्ट टाइम होती है हमें ब्लीडिंग, क्या होती है, ब्लीडिंग। तो हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि जिसकी ब्लीडिंग नहीं हुई है ना, तो वो वर्जिन नहीं है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंटरकोर्स आफ्टर मैरिज, बट ऐसा नहीं है। बहुत फीमेल्स के अंदर ये परसिस्ट कर जाती है, रह जाती है इवन आफ्टर इंटरकोर्स। और कई बार क्या होता है, जो बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में लाइक हॉर्स राइडिंग या किसी भी सडनली झटके की वजह से गिर गया है बच्चा, तो उस टाइम भी ये टर्न आउट हो जाती है। तो क्या उसने इंटरकोर्स किया है? नो। सो हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी बिकॉज इट कैन बी टर्न आउट विदाउट इंटरकोर्स ड्यू टू एक्टिविटीज, एथलेटिक्स है कोई या फिर हॉर्स राइडिंग किया है बच्चे ने, और इट कैन परसिस्ट इवन आफ्टर इंटरकोर्स। तो ये किस तरह से रिलायबल इंडिकेटर हुआ? ये नहीं हुआ, ठीक है। ये एनसीईआरटी में हमें लिखा हुआ है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। नेक्स्ट, अब देखो मैमरी लॉब्स के बारे में हमने पढ़ा, ये याद रखेंगे। मैमरी लॉब्स कितने होते हैं बेटे? 15 से 20 होते हैं। बाकी सारी चीजें मैं बता चुकी हूं तुम्हें। टिब्यूल भी यहाँ कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ये देखो, द टिब्यूल्स ऑफ ईच लॉब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। वहां पे मार्क नहीं था, तुम कर लेना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। तो इन दोनों को हम इकट्ठा ही पढ़ेंगे। ये आ गया हमारा गैमेटोजेनेसिस। क्या है ये? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ये फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, राइट। गैमेटोजेनेसिस मतलब, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और गैमीट्स फॉर्मेशन ऑफ किसका? गैमीट्स का, ठीक है। तो मेल्स में बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल्स में बोलेंगे oogenesis, ठीक है। एक बार इसको सिंपल तरीके से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी हमारी oogenesis के अंदर। पहले सिंपल वे से हम पढ़ लेते हैं। हम सबकी बॉडी के अंदर हमारे जो गोनैड्स हैं, यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन जो है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है, यानी कि टेस्टिस और ओवरीज, उनके अंदर जर्म सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? जर्म सेल्स। मेल्स के अंदर हम स्टार्ट करें तो मेल्स के अंदर होंगे बेटा वो स्पर्मेटोगोनिया। क्या प्रेजेंट होंगे? दे आर डिप्लॉयड सेल्स। क्या है ये? डिप्लॉयड। स्पर्मेटोगोनिया, देखो ये बात याद रखना, मेल गैमीट का नंबर ज्यादा होना चाहिए, फीमेल का एक होना चाहिए, ठीक है। वो कुछ केसेस में होता है कि भाई दोनों फेलोपियन ट्यूब में ओवम आ गया, सेकेंडरी oocyte आ गया, दोनों फर्टिलाइज हो गए, बट ओवरी से एक बार में एक ही ओवम का ओव्यूलेशन होगा। क्लियर? चलो अब देखो, स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि इसको अपना नंबर बढ़ाना है, ये कर रहा है माइटोसिस। क्या कर रहा है? डिफरेंशिएट कर रहा है, मैच्योर कर रहा है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मैच्योर करना। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म नहीं है, इसको मैच्योरेशन के अंदर जाना पड़ेगा, अपना नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो स्पर्मेटोगोनिया से मान लो 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, इस तरह से पता नहीं कितने हजारों बन गए, लाखों बन गए, करोड़ों बन गए, है ना। तो ये हो गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या हो गए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारी स्पर्म बनने की जर्नी स्टार्ट हुई है इस तरह से। ये हमारा मैच्योर जर्म सेल्स है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। मियोसिस यहां से स्टार्ट होगी। पहले तो ये भी याद रखना कि जो गैमीट्स बनेंगे वो हमेशा किससे बनेंगे? मियोसिस से। किससे बनेंगे? हमारे बॉडी के सभी सेल्स के अंदर डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, सिर्फ गैमीट्स को छोड़ के। गैमीट्स जिनसे बन रहे हैं, जिन सेल से बन रहे हैं, वो भी डिप्लॉयड है। क्लियर? बट गैमीट्स बनने के बाद क्या रहेंगे? हैप्लॉइड। और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड करना है हमने सेल का कंटेंट, तो कौन सी डिवीजन होनी चाहिए? रिडक्शनल डिवीजन, नाम है मियोसिस। माइटोसिस होगा, 1 से 2 सेल बन जाएंगे, लेकिन डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही बनेगा, हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड बनेगा। मियोसिस में 1 से बनते हैं 4 सेल, क्योंकि मियोसिस 2 स्टेजेस में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और इसका क्रोमोसोम कंटेंट हाफ हो जाता है। क्योंकि देखो 1 से तो मिल रहे हैं 4 सेल और 1 से मिल रहे हैं 2 सेल। समझ रहे हो? इसको 11th में हमने अच्छे से पढ़ा भी हुआ है। चलो, पहली जो मियोटिक डिवीजन होगी, यानी कि मियोसिस 1 होगी, उससे हमें प्राइमरी से क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने मिल जाएंगे बेटा? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जैसे ही मियोटिक डिवीजन हो जाती है, ये तो अभी तक था डिप्लॉयड,
मियोसिस चाहे पहली हो उसके बाद ही हो जाएगा हैप्लॉइड। क्लियर? सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुई, इन एक से दो दो मिल गए, यानी कि ये एक से दो बने और दो से बन गए हमारे पास चार। ये भी क्या है? हैप्लॉइड। अब जो भी सेल्स होंगे सारे हैप्लॉइड होंगे, स्पर्म्स भी हैप्लॉइड है। ठीक है, मियोसिस जहां स्टार्ट हुई वहीं से हैप्लॉइड होना स्टार्ट हो गए। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होने के बाद इनको क्या बोल दिया? स्पर्मेटेड। बट स्पर्मेटेड जो है उनका जो हेड है वो सर्टोली सेल के अंदर है। सर्टोली सेल याद है तुम्हें? कहां प्रेजेंट है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ही, जो नरिशमेंट दे रहे थे डेवलपिंग स्पर्म्स को, तो इनका हेड उसके अंदर ही होता है। नरिशमेंट अभी ले रहे होते क्योंकि अभी ये मेच्योर नहीं हुए, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकलने के लिए अभी रेडी नहीं है, इन्हें मेच्योर होना है। तो हेड इनका किसके अंदर है? सर्टोली सेल्स के अंदर, फॉर नरिशमेंट। ये दिखा भी रखा है यहाँ पे। तो मेच्योर हो रहे हैं मीनवाइल, और मेच्योर होने के बाद क्या हो गया? स्पर्मेटोजोआ। क्या हो गया? स्पर्मेटोजोआ। आफ्टर दैट दे विल रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एंड दे विल कॉल्ड एज स्पर्म्स। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? अब यहां पे समझने लायक बात क्या है वो देख लो। देखो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। यहां मान लो मैं स्पर्म्स लिख देती हूं। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बनने तक की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ, क्या बोलोगे? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलोगे? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म्स का रिलीज होना स्पर्मिएशन। जेनेसिस वर्ड कहां लगा रहे हो? जहां फॉर्मेशन हो रही है, चाहे वो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स की है, चाहे वो स्पर्मेटेड से स्पर्मेटोजोआ की है, फॉर्मेशन जहां हो रही है जेनेसिस वर्ड लगाओगे। स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट किया स्पर्म्स तक तो स्पर्मेटोजेनेसिस, अदरवाइज स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? और रिलीज ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मिएशन। ये तीन प्रोसेस हैं, इनमें से एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तब देंगे। कई बार जल्दबाजी में लिखा स्पर्मियोजेनेसिस है, लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस, गया एक नंबर। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन आता है इनकी प्लॉइडी पे, डिप्लॉइड कौन है, हैप्लॉइड कौन है, या फिर एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म्स बने। अधिकतर यहां से स्टार्ट करते हैं वो लोग, स्पर्मेटोसाइट से, या फिर रिवर्स क्वेश्चन, बैक क्वेश्चन। ठीक है, हाँ सेकेंडरी नहीं, डिप्लॉइड स्टेज बोलेंगे उसको हम, डिप्लॉइड स्टेज। ठीक है, मतलब मियोसिस जहां से स्टार्ट हो गई ना, देखो इसमें मियोसिस नहीं हुई, इसमें माइटोसिस हुई है, इसमें मियोसिस हो गई, इसके बाद जो सेल बनेंगे सारे हैप्लॉइड। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड, स्पर्मेटेड हैप्लॉइड, स्पर्मेटोजोआ हैप्लॉइड, स्पर्म्स हैप्लॉइड। कोई कंफ्यूजन? डन। अब करेंगे इसका स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स। ये है स्पर्म का स्ट्रक्चर, हाईली मोटाइल है ये, इसीलिए टेल दी हुई है स्विमिंग के लिए। इसको बेचारे को तैर के जाना है सीमेन में यूट्रस तक, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब तक। हाईली एनर्जेटिक होगा, हाईली मोटाइल होगा, तभी ये फर्टिलाइज कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब कई बार बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जिनको बेबीज प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, जो नॉन फर्टाइल हो जाते हैं, अनफर्टाइल हो जाते हैं किसी कंडीशन की वजह से, तो फीमेल और मेल दोनों को चेकअप होता है। हम बात करते हैं मेल्स की, उनका सीमन सैंपल लिया जाता है। सीमन सैंपल में क्या देखा जाता है? उनके स्पर्म का काउंट, पहले तो कि जितना स्पर्म काउंट होना चाहिए क्या वो है। अब स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए? स्पर्म काउंट होना चाहिए कितना? मिलियंस में। ठीक है, अब उसके अंदर भी कितने तरह के स्पर्म कैसे हैं? सीमन के अंदर एटलीस्ट 60% स्पर्म्स हैव नॉर्मल शेप। जो शेप मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं इस तरह की शेप के होने चाहिए, एटलीस्ट 60%। और पूरे सीमन में से 40% एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए जो विगरस मोटिलिटी के साथ हो, देन ओनली द पर्सन इज फर्टाइल। यदि ऐसा नहीं है तो वो नॉन फर्टाइल है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलो, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें हम। स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं कि भाई है तो सेल ही ना, ये स्पर्म इज अ सेल, शेप ठीक है इसकी किस तरह से है। तो सबसे बाहर क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बॉडी पार्ट्स, ये हो गया इसका हेड, ये हो गया इसका नेक, दिस इज मिडल पीस, ये पूरा मिडल पीस, ये छोटा सा नेक है, और ये हो गई टेल। क्या हो गई? टेल। फंक्शन आ जाते हैं एग्जाम में। हेड के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम मटेरियल यानी कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ये एक्रोसोमल टिप है। क्या है ये? एक्रोसोमल टिप।
ओवम के ऊपर मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको रप्चर करते हुए एक स्पर्म के हेड को अंदर जाना होता है। तो इस मेम्ब्रेन को लाइसिस कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, ऐसे एंजाइम एक्रोसोमल टिप के पास है, एक्रोसोम के पास है। समझ आ रही है बात? वो एंजाइम जो ओवम की मेम्ब्रेन को रप्चर यानी कि लाइसिस ऑफ मेम्ब्रेन कर सके। क्लियर? उसके बाद नेक के अंदर है हमारा हैप्लॉइड कंटेंट क्रोमोसोम का, राइट? ये नेक है, नेक के अंदर होते हैं सेंट्रियोल्स। आई थिंक ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ तो लिख लेना है इसको, सेंट्रियोल्स। नेक के अंदर क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स। मिडल पीस के अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसे इतनी सारी एक्टिविटीज करनी है, मूव करना है, तो इसको चाहिए एनर्जी। वो एनर्जी कहां से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। टेल इज फॉर स्विमिंग। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? डन? डन? चलिए दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, गोल्गी बॉडीज कहां पे है? एक्रोसोम में इसकी गोल्गी बॉडीज होती हैं। एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स है, एक्रोसोम जो है ये एक तरह का मॉडिफाइड गोल्गी बॉडीज है। क्या है? मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी। सीबीएसई में कोई नहीं पूछेगा, नीट में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर स्नेहा? यस मैम। चलो, सीमेन पता ही है, स्पर्म प्लस जितनी भी सिक्रीशंस हैं दैट इज सीमेन। क्या है वो? सीमेन है। क्लियर? उसके बाद है बेटा oogenesis। oogenesis में पहले हम सिंपल देख लेते हैं क्या हो रहा है। एक बात हम यहां पे याद रखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, oogenesis starts at itself in when we are in our mother's womb। जब हम बन रहे होते हैं, हमारा एम्ब्रियो बन रहा होता है, या हम अभी अपनी मदर के वॉर्म में हैं, तो oogenesis स्टार्ट हो चुकी है। बट स्पर्मेटोजेनेसिस कब होगी? प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगी और मरते दम तक एक मेल स्पर्म्स प्रोड्यूस करता रहता है। फीमेल्स के अंदर कब हुई? जब हम अपनी मदर के वॉर्म में थे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए सीज हो गई, जी नॉट फेज में चली गई, अरेस्ट हो गई ये सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन ही तो है, डिवाइड करके तो बन रहा है ना, चाहे माइटोसिस चाहे मियोसिस है तो सेल डिवीजन। ठीक है, जी नॉट फेज सेल डिवीजन में पढ़ते थे, अरेस्ट फेज। तो ओ साइट वर्टिब्रेट्स के लिखा था ना आप एक लाइन, ओ साइट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स मूव्स टू द जी नॉट फेज। सेल साइकिल से बाहर निकलते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। जब हमारी प्यूबर्टी आएगी, जब हमारी बॉडी के अंदर GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्यूबर्टी पे रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, तब हमारी जो ये बाकी जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होगी। क्लियर? और ओव्यूलेशन सीजेस एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। जब हम 50 साल के होते हैं उससे पहले भी ओव्यूलेशन बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है, हमारी रिप्रोडक्टिव लाइफ बंद वहां पर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए समझते हैं इसको। जैसे वहां पे प्रेजेंट थे स्पर्मेटोगोनिया, यहां पे हम पढ़ेंगे oogonia। क्या पढ़ोगे? oogonia। या क्या लिखा हुआ है? फिटल लाइफ। 46 क्रोमोसोम 23 है ना, मतलब वही स्पर्मेटोगोनिया में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। मियोसिस के बाद सब में क्या हो गया? हैप्लॉइड कंटेंट हो गया। ये बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सो, है ना, आधा हो गया इसके अंदर। फिटल लाइफ के दौरान क्या हुआ? हमारी बॉडी के अंदर जो oogonia थे वो डिफरेंशिएट कर चुके हैं। डिफरेंशिएट का मतलब मैंने क्या बताया था कि नंबर इंक्रीज कर रहे हैं अपना। ये तो करता रहेगा, देखो इसमें कुछ ऐसा नहीं है फिटल लाइफ चाइल्ड ये सब कुछ नहीं है। प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट हुआ और वो मरते दम तक खत्म नहीं होगा। ठीक है, मरने के बाद ही खत्म होगा। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये होती रहती है, मेल्स में होती रहेगी। हमारी बॉडी में डिफरेंशिएशन कहां दिखा रखी है? सिर्फ फिटल लाइफ में। यानी कि जितने हमने प्राइमरी oocyte अपनी फिटल लाइफ में बना लिए, दैट्स इट, जैसे ही वो खत्म होंगे ओव्यूलेशन बंद। ठीक है, और मुश्किल से 60,000 से 70,000 प्राइमरी oocyte बन पाते हैं, जिसमें से कुछ खराब हो जाते हैं। मतलब जो हमारी ओवरी है ना, उसमें एक घोंसला है, ये अंडों की तरह है। उसमें हर महीने एक ओवरी से एक रिलीज होगा, नेक्स्ट महीने दूसरी ओवरी से रिलीज होगा। तो जब ये खत्म हो गए तो ओव्यूलेशन बंद। तभी किसी में 50 इयर्स में हो रहा है, किसी में 45 में, किसी में 35 में, डिपेंडिंग ऑन आवर लाइफस्टाइल ऑल्सो। ठीक है, अर्ली मेनोपोज आ जाता है उसके अंदर। मेनोपोज क्या है? एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनार्क क्या है? स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब हमारा फर्स्ट पीरियड हमें आया था। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? डन। चलिए, तो प्राइमरी oocyte तो भाई जितने फिटल लाइफ में बन चुके थे बन चुके हैं, 4,500 से 70,000 हमारी बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बर्थ हुआ हमारा। क्या हुआ? बर्थ। प्राइमरी oocyte में मियोटिक डिवीजन बर्थ से, देखिए ये बर्थ यहां पे आ रहा है, उससे पहले स्टार्ट हो गई थी बेटा, बट स्टार्ट तो होगी, मियोसिस में तो चला गया। लेकिन जैसे ही बर्थ लिया
वो चला गया जी नॉट फेज में। किसमें चला गया? अरेस्ट हो गया, कुछ टाइम बाद वो वापस आएगा, डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। क्लियर? चाइल्डहुड में वो अभी जी नॉट फेज में है, प्रिपेयर कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है। जैसे ही बॉडी में प्यूबर्टी के दौरान कुछ हॉर्मोन्स बदले, दैट इज द जीएनआरएच की वजह से हुआ जो भी हुआ, गोनेट्स पे काम किया उन्होंने। एलएच एफएसएच 2 हार्मोन है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उनकी वजह से बॉडी में चेंज आया और जी नॉट फेज में गए हुए सेल्स वापस आ गए साइकिल के अंदर। ठीक है, यानी कि मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। क्या हो गई? मियोसिस 1। अब देखो, समझो ध्यान से, मियोसिस 1 जब कंप्लीट होती है, देखो मियोसिस 1 कंप्लीट हुई ना, तो एक से कितने सेल बनने चाहिए बेटा? 2 सेल बनने चाहिए। कितने बनने चाहिए? 2। दोनों इक्वल साइज के दिखा रखे हैं ना, यहां नहीं है ऐसा। यहां पे क्या हुआ है? एक तो हमारा बड़ा सेल है, एक हमारा छोटा सेल है, क्योंकि हमें ओवम एक ही चाहिए। यहां पे 2 हुए तो 2 बच्चे पैदा होंगे, 4 हुए तो 4 बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि वो वहीं पे बैठे हुए हैं ओवम तो, और जितने स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर जाएंगे भाई, पता नहीं कितने बेबीज प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्लियर? तो मल्टी ओव्यूलेटरी नहीं है, हम मल्टी ओव्यूलेटरी नहीं है। ठीक है, चलो, तो सेकेंडरी oocyte बना और एक अनइक्वल साइज का सेल बना जिसका फंक्शन अभी तक अननोन है। क्यों बना? ये कह सकते हैं कि ताकि मियोसिस के बाद यदि इक्वल 2 सेल बन जाते तो 2 ओम हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए एक पोलर बॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है? पोलर बॉडी। ये बाद में डीजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट मियोसिस 2 हुई। क्या हुई? मियोसिस 2। ध्यान से समझना, ओवरी से निकलता है सेकेंडरी oocyte। क्या निकलेगा? सेकेंडरी oocyte। यहां हम ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है? अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी के बाद ओवरी ने रिलीज किया सेकेंडरी oocyte, यही जाता है फलोपियन ट्यूब में। किसमें जाएगा बेटा? फलोपियन ट्यूब में। ओवम नहीं जाता, क्या जाता है? सेकेंडरी oocyte। अब अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ, यदि बच्चा या जो भी है अडल्ट है ना, प्यूबर्टी के बाद उसने कॉपुलेशन किया, स्पर्म पहुंचा फैलोपियन ट्यूब तक और सेकेंडरी oocyte को फ्यूज कर दिया, तब इमीडिएटली अंदर का जो सेकेंडरी oocyte है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ओवम में। और ओवम का और स्पर्म का न्यूक्लियस करेगा फ्यूज और बना लेगा जाइगोट। तो ओवरी कभी भी ओवम रिलीज नहीं करती है, वो सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है। ये मिथ है, कई बार हम कंफ्यूजन में रह जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में इसको क्लियर नहीं किया हुआ। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? इसीलिए अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ लिखा। रिप्रोडक्टिव लाइफ में जाएगा तो ओवम बनेगा, अदरवाइज हम ओवम नहीं बनाते। वो एज इट इज सेकेंड बॉडी जो है हमारी, सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो जाता है। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? अभी क्या पढ़ना है? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पे तो होता रहता है प्रोसेस। यहां पे कितने साल लग गए हैं प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte आने में? तो इतने साल लगे हैं, कुछ ना कुछ तो ओवरी में हुआ होगा ना। तो वो इवेंट्स क्या हैं प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में आने की, वो हमें पढ़ने हैं यहां पे। क्लियर? चलो ध्यान से समझेंगे। देखो, ये सपोज करो ओवरी है, ठीक है, हर बॉडी ऑर्गन तक हमारी वेन्स और कैपिलरीज जा रही होती है ना। तो ये मान लो आर्टरीज जा रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए क्योंकि काम इसके अंदर भी हो रहा है, और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ जाएगी। इससे ब्लड जा रहा है, इससे ब्लड आ रहा है। ठीक है, ओवरीज के अंदर होता है एक नेस्ट जिसके अंदर वही हमारे प्राइमरी oocyte क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte बर्थ से पहले वो मियोसिस में चले गए थे ना। हाँ बिल्कुल। देखो, एट द टाइम ऑफ बर्थ oogonia कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी oocyte। बर्थ के बाद मियोसिस में गए और क्या बना लिया? प्राइमरी फॉलिकल। क्या बना लिया? प्राइमरी फॉलिकल। अब बच्चे ने जन्म ले चुका है, गर्ल चाइल्ड ने जन्म ले लिया है, उसकी नेस्ट में प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। ठीक है, अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट होंगे किसमें? सेकेंडरी oocyte में। कैसे? एक फॉलिकल निकलेगा, ठीक है, उसके ऊपर लेयर्स आएंगी ग्रेन्युलोसा सेल्स की। प्राइमरी फॉलिकल है ये। क्या है ये? प्राइमरी फॉलिकल। इसके बाद क्या हुआ? अंदर का सेल तो ऐसे के ऐसे, प्राइमरी oocyte ऐसे के ऐसे, बट इस देखो अंदर प्राइमरी oocyte है, अभी प्राइमरी oocyte ही बोलेंगे, बट ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर्स आ जाए तो प्राइमरी फॉलिकल हो गया जिसके अंदर प्राइमरी oocyte है। ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर्स तो थी ही, बट और लेयर्स आनी स्टार्ट हो जाए, सेकेंडरी oocyte। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी oocyte, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल, नॉट oocyte।
प्राइमरी oocyte ही है बट सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये और बड़ा हुआ साइज में, प्राइमरी oocyte इज एज इट इज इन इट, और ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर आनी स्टार्ट हो गई। अब ये सेल बड़ा हो रहा है तो अंदर कैविटी बन जाती है, खाली कैविटी बन जाती है। जैसे ही हमें यहां शो होता है एंट्रम, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, एंट्रम, देन इट विल बी टर्शरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे, टर्शरी। ये था हमारा सेकेंडरी फॉलिकल, ये था हमारा प्राइमरी फॉलिकल, क्लियर। ये और बड़ा होगा साइज में, मैच्योर होगा। मैच्योर जैसे ही होगा तो कैसे पता लगेगा, इसमें जो प्राइमरी oocyte था ये मियोसिस कंप्लीट कर लेगा, इनकी प्यूबर्टी आ चुकी है आपकी अब, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी oocyte में। किसमें कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी oocyte में, राइट। अब जब ये मैच्योर हो जाता है, एक सेल कितना बड़ा हो सकता है साइज में, उसके बाद उसकी मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट करेगी, ये रप्चर करेगा, सेकेंडरी oocyte विल रिलीज आउट, जिसको फिम्ब्री कैच कर लेंगे फैलोपियन ट्यूब तक। जो इसके शेष पदार्थ बच चुके हैं मैच्योर फॉलिकल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल के, मैच्योर फॉलिकल को क्या बोलेंगे बेटा, ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। ये जो बच गया है पार्ट ग्राफियन फॉलिकल का, देखो सेकेंडरी oocyte तो निकल गया, प्राइमरी oocyte में मियोसिस हुई कंप्लीट, मियोसिस कौन सी, 1 कंप्लीट हो गई, अब जो अरेस्ट में चली गई थी, सेकेंडरी oocyte बन गया। जो इसके शेष पार्ट्स बच चुके हैं, रेमिनेंट्स बोल देते हैं, रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। इसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम जब तक है, जब तक बॉडी में बना रहेगा प्रोजेस्ट्रॉन, ये रिलीज क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन। अब देखो प्रोजेस्ट्रॉन इज अ हार्मोन, हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ओवरी में ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कर रहा है, क्योंकि ग्लैंड से तो वही है जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स लेके आते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, हमें नहीं समझा होता तो नहीं पता होता, ठीक है। अब देखो प्रेगनेंसी है, मान लो स्पर्म ये चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज किया, जाइगोट है, तो जाइगोट है तो कुछ दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम इसी तरह से रहेगा, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता रहेगा। प्रोजेस्ट्रॉन जब तक है तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, वो वहां पे जाके एम्बेड हो जाएगा। लेकिन इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म नहीं गए, कॉपुलेट नहीं हुआ, फैलोपियन ट्यूब से सीधा यूट्रस में जाएगा और यूट्रस से हमारा निकल जाएगा ये एग। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजनरेट, खत्म होना शुरू होगा, प्रोजेस्ट्रॉन लेवल विल डिक्लाइन, प्रोजेस्ट्रॉन लेवल नहीं होगा, एंडोमेट्रियम टूटना स्टार्ट करेगी, मेंस्ट्रुअल पीरियड विल बी देयर, क्लियर, ठीक है जी। तो देखो ध्यान से समझो, oogenesis पढ़ लिया हमने, वहां से प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte की जर्नी जो है वो ये है। प्राइमरी oocyte से पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी oocyte इसी के अंदर है, ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर आ गई तो प्राइमरी फॉलिकल, और आ जाए सेकेंडरी फॉलिकल, बिल्कुल मैच्योर हो गया, एंट्रम आ गया, टर्शरी फॉलिकल, और अच्छे से मैच्योर हो गया, ग्राफियन फॉलिकल, देन इट विल बी रप्चर आउट। ओव्यूलेशन होगा कब, ऑन द 14th डे ऑफ फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिस दिन आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है 14th डे को। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस।